हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम लोग पर्यावरण अध्ययन कर रहे थे और इसी के टॉपिक के लगातार वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है। अतः एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन बेल को दबा के उसको ऑन कर लें। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप वीडियोज़ को लाइक करें कंटेंट पसंद आने पर। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोज़ उपलब्ध कराई जा सकें। ठीक है बेटा, तो सभी लोग इतना काम करेंगे, आई होप समझ चुके होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन से ही हम क्लास 11वीं लेके प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने, और आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी के बारे में आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ से एग्ज़ामिनेशन में सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी फैक्ट मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, वो सारे के सारे फैक्ट बताए जाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जैव विविधता होती क्या है, बायोडायवर्सिटी होती क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जैव मंडल में क्या होता है बेटा, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो वनस्पतियाँ हों, चाहे सूक्ष्म जीव हों और चाहे अन्य जीव हों, तो इन्हीं की जो विविधता होती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जैव मंडल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, वनस्पतियों और अन्य जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विभिन्नता पाई जाती है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है बेटा, आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो, अगर हमने कोई बाग की बात की, तो उस गार्डन की बात की और उस गार्डन में केवल और केवल अमरूद के ही वृक्ष लगे हुए हैं, अन्य कोई प्रजाति नहीं है, तो उसे बेटा जैव विविधता के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर उसी गार्डन में हम विभिन्न प्रकार के अन्य वनस्पतियों के पौधे भी लगा दें, जैसे अमरूद के साथ साथ आम भी लगा दें, जामुन भी लगा दें, ठीक है बेटा, और कई प्रकार के वृक्ष वहाँ देखने को मिले आपको, जैसे अशोक हुआ, यूकेलिप्टस हुआ, तो विविधता ही क्या कहलाएगी, जैव विविधता कहलाएगी। अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जो भिन्नताएं होंगी, विविधताएं होंगी और जैव मंडल में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे, अर्थात बायोडायवर्सिटी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा हम इस जैव विविधता के इंग्लिश वर्जन की बात करें, जिसे बायोडायवर्सिटी कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं बायो, यह दो वर्डों में अगर हम तोड़कर इसका अध्ययन करना चाहें, बायो और डायवर्सिटी, तो आप सभी जानते हैं बायो का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा वैरायटी, विभिन्नता या विविधता, अर्थात जीवन की वैरायटीज़, अर्थात जीवन की विविधताएं जहाँ पर आपको मिलेंगी वही क्या कहलाएगा, बायोडायवर्सिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायोडायवर्सिटी कहलाएगा। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं 1992 की, 1992 की, और आप सभी जानते हैं 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम अर्थ समिट सेलिब्रेटेड कहाँ हुआ था बेटा, रियो डी जेनेरियो, और ये कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है 1992 में। और इसी अर्थ समिट में जैव विविधता को परिभाषित किया गया था, अर्थात जैव विविधता की परिभाषा दी गई थी, और इसके आधार पर यह बताया गया था कि सभी स्थलीय, सभी सागरीय तथा अन्य जलीय क्षेत्रों के जीवों तथा वनस्पतियों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है, जो बहुलता है, जो विविधता है, उसी को इन्होंने क्या माना, जैव विविधता माना था। ठीक है, तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ,
ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। और इस अर्थ समिट में, इस पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया गया बेटा, जैव विविधता को परिभाषित किया गया कि जैव विविधता क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सभी स्थलीय, सभी सागरीय और अन्य जलीय क्षेत्रों के जीवों तथा वनस्पतियों में पाई जाने वाली जो विविधता होगी, जो भिन्नता होगी, जो बहुलता होगी, उसी को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा जैव विविधता। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस जैव विविधता शब्द की, तो यह जैव विविधता शब्द बेटा बायोडाइवर्सिटी वर्ड सबसे पहले 1985 में अर्थात 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप आंसर करेंगे वाल्टर जी रोजेन, अर्थात रोजेन ने ही सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड इज गिवन बाय वाल्टर जी रोजेन, अर्थात रोजेन महोदय के द्वारा यह शब्द दिया गया था, किंतु यह इसकी अवधारणा को नहीं बता पाए, इसको पूरी तरीके से समझा नहीं पाए, और इसी अवधारणा को बताने और समझाने का कार्य किसने किया, अगले ही वर्ष 1986 में अर्थात 1986 में ई.ओ. विल्सन महोदय ने इसको संकल्पनात्मक रूप में परिभाषित करते हुए बताया था। अतः ई.ओ. विल्सन को ही बेटा फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, अर्थात जैव विविधता के जनक या पिता के रूप में बेटा किसको जाना जाता है, ई.ओ. विल्सन को। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में यह शब्द दिया था। लेकिन इसकी अवधारणा को बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, ई.ओ. विल्सन थे, और ई.ओ. विल्सन को ही फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, अर्थात जैव विविधता का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा जैव विविधता कहाँ अधिक पाई जाएगी या जैव विविधता के लिए अनुकूल दशाएं क्या होंगी, तो आप सभी जानते हो कि जैव विविधता के लिए बेटा अनुकूलतम दशाओं में क्या होना चाहिए बेटा, तापमान जो है वो उच्चतम होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। जहाँ तापमान उच्च होगा, ठीक है बेटा, तो जल का बाष्पीकरण अधिक होगा और संघनन के माध्यम से बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो जाहिर सी बात है वर्षा भी वहाँ पर अधिक होगी। तो दो कंडीशनें इंपॉर्टेंट हैं, और यह दोनों की दोनों कंडीशनें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेटा ये पाई जाती हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अर्थात अगर हम इसको पृथ्वी के रूप में कंसीडर करें और इसको हम बेटा 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर मान के चलें, या इसी को कहें बेटा भूमध्य रेखा, तो बेटा इसके आसपास का जो रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, तापमान सर्वाधिक होता है, और तापमान सर्वाधिक होने के कारण यहाँ बाष्पीकरण अधिक होगा, और जब बाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा बेटा, अत्यधिक मात्रा में वर्षात होगी। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है, और जब बरसात अत्यधिक होगी तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और जीव जंतु यहाँ पाए जाएंगे। अर्थात सर्वाधिक जैव विविधता इसी रीजन में पाई जाती है। अर्थात सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है बेटा, तो आप ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यह चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आइए अब चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैव विविधता से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता। अभी मैंने बताया कि अगर आपसे किसी भी देश को ना दे के पूछता है तो सर्वाधिक जैव विविधता आप कहाँ आंसर करेंगे, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। ठीक है, आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में या विषुवत वनीय प्रदेशों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन अगर कंट्री पूछ ले आपसे, देश पूछ ले, तो सर्वाधिक जैव विविधता बेटा पाई जाती है ब्राज़ील के वनों में।
कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील के वनों में। और उसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीय वनों में भी जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक की बात हो रही है बेटा, तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? सर्वाधिक पाई जाती है ब्राज़ील के वनों में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, तीसरे तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा है, कंटिनेंट कौन सा है। ठीक है बेटा। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। और जितने भी कंटिनेंट हैं सभी महाद्वीपों के नाम को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा है, कंटिनेंट कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा बेटा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक क्या होता है बेटा? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जब बेटा सर्वाधिक की बात की तो न्यूनतम अर्थात सबसे कम की भी बात करेंगे। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आप आंसर करेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में, या आप कहेंगे ध्रुवों के निकट। क्यों बेटा यहाँ न्यूनतम क्यों पाई जाती है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण अभी मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता के लिए अनुकूलतम दशाएं क्या होनी चाहिए? तापमान बहुत अधिक होना चाहिए और इसके साथ ही साथ वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा से जैसे ही बेटा हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है? तापमान में गिरावट आती है। और जब तापमान में कमी आती है तो इसकी वजह से क्या होता है? वर्षा भी कम होती है, क्योंकि वाष्पीकरण कम होता है। और जब बरसात कम होगी, तापमान भी कम होगा, तो वहाँ पर बेटा वनस्पतियों का अभाव होगा, जीवधारियों का अभाव होगा, बर्फ ज़्यादा गिरेगी। तो इसके कारण क्या होगा बेटा? ध्रुवीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? न्यूनतम जैव विविधता की अगर हम बात करें बेटा तो न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेशों में। कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेशों में। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप सभी जानते होंगे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण एक तथ्य है जहां से सवाल आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो जैव विविधता संधि जो रियो सम्मेलन हुआ था, इसी के बाद बेटा एक CVD अर्थात जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और यह 29 दिसंबर 1993 को लागू कर दी गई थी। ठीक है बेटा। जैव विविधता संधि को 29 दिसंबर 1993 को लागू कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ बेटा? भारत ने क्या किया? भारत ने जैव विविधता से संबंधित भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित कर दिया 11 दिसंबर 2002 को। 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा क्या किया गया बेटा? भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत बेटा जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना बेटा चेन्नई में की गई वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में चेन्नई में क्या स्थापित किया गया बेटा? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके साथ ही साथ नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, इसको बेटा अर्थात आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2006 से प्रारंभ की गई। अर्थात भारत की बात कर रहे हैं। भारत में बेटा राष्ट्रीय जैव विविधता जो कार्य योजना थी उसका प्रारंभ कब किया गया? 2006 में किया गया। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टुमारोज बायोडायवर्सिटी। यह पुस्तक लिखी गई वंदना शिवा द्वारा और बेटा यह प्रकाशित हुई वर्ष 2000 में। तो कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पुस्तक का नाम देखिए, राइटर या इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है, तो यह याद रखेंगे। टुमारोज बायोडायवर्सिटी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई और वर्ष 2000 में क्या हुआ बेटा? यह प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं बेटा।
यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 को बेटा जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अर्थात यूएनओ द्वारा 2010 अर्थात पूरे वर्ष को जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ये अच्छा पॉइंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूएनओ द्वारा ही 2011 से लेकर बेटा 2020 तक एक पूरा दशक हो गया और इसी दशक को बेटा जैव विविधता दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही क्या किया गया था? वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक पूरे दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाए जाने के लिए, ठीक है, घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम भारत की बात करें बेटा, शांत घाटी, साइलेंट वैली या मूक वैली या मूक घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह कहाँ पड़ती है बेटा? केरल में पड़ती है। और आप सभी जानते हैं कि यह पश्चिमी घाट का पार्ट है, यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह बेटा फेमस है किसके लिए? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी के लिए साइलेंट वैली फेमस है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है वैश्विक जो जैव विविधता है उसका केवल 7.5 से 8% ही जैव विविधता भारत में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि संपूर्ण विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा 7.5 से लेकर 8% तक भारत में जैव विविधता पाई जाती है, जो वैश्विक आंकड़ों के आधार पर है। ठीक है बेटा, तो ये था जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता क्या है और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी चर्चा हमने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, जैव विविधता के प्रकार की अगर हम बात करें तो जैव विविधता के प्रकार या स्तरों की बात करें तो बेटा जैव विविधता को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात इसे 3 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला होता है आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर हम आनुवांशिक जैव विविधता की बात करें तो बेटा इसका आधार जो होता है वो जीन्स होता है, अर्थात जीन के आधार पर एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। जैसे अगर हम एक प्रजाति ले लें, जैसे कुत्ता ले लिया बेटा, ठीक है, तो कुत्ता क्या है? एक प्रजाति है। और अगर इसी की बात करें बेटा तो इस कुत्ते की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जैसे डॉबरमैन हो गया, लैब्राडोर हो गया, ठीक है, इत्यादि। तो ये सब क्या है बेटा? प्रजाति तो एक ही है कुत्ता, लेकिन इसकी जेनेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण भी इनमें क्या मिलती है? भिन्नता मिलती है, विविधता मिलती है। तो इस प्रकार की जैव विविधता को बेटा क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक जैव विविधता। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रजाति जैव विविधता की बात करें बेटा, तो विभिन्न प्रजातियों में जो जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैव प्रजाति जैव विविधता कहेंगे। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गए। तो ये विभिन्न प्रजातियां हैं और विभिन्न प्रजातियों में जो विविधता पाई जाएगी उसी विविधता को बेटा क्या कहा जाता है? प्रजाति जैव विविधता कहा जाता है, अर्थात यह जैव विविधता एक से अधिक प्रजातियों के मध्य पाई जाती है। ठीक है बेटा, अगली बात करें, नेक्स्ट है बेटा पारिस्थितिकी जैव विविधता। ठीक है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो जैव विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे हम पारिस्थितिकी जैव विविधता। अर्थात जैसे जंगल का इकोसिस्टम ले लो, समुद्र का ले लो या तालाब का ले लो, तो इन इकोसिस्टम के मध्य भी कुछ ना कुछ प्रजातियों में क्या होगी? विविधता होगी, भिन्नता होगी। तो इस प्रकार की भिन्नता को ही या विविधता को ही पारिस्थितिकी जैव विविधता कहा जाता है। आई होप इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। अगर हम जैव विविधता के मापन की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले नाम आता है R.H. व्हिटेकर महोदय का। किसका नाम आता है बेटा? R.H. व्हिटेकर महोदय का। और इन्होंने ही 1972 में जैव विविधता को 3 प्रकार से मापा था। 1972 में R.H. व्हिटेकर महोदय ने जैव विविधता को 3 प्रकार से मापने का प्रयास किया था। पहला था बेटा अल्फ़ा जैव विविधता, ठीक है। और अल्फ़ा जैव विविधता को इन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में प्रजातियों की जो कुल संख्या होती है वही क्या कहलाती है? अल्फ़ा जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। अल्फ़ा जैव विविधता समझ गए आप? किसी भी रीजन में जितनी भी प्रजातियां पाई जाएंगी उन सभी प्रजातियों की कुल संख्या ही क्या कहलाएगी? अल्फ़ा जैव विविधता कहलाएगी, अर्थात नंबर ऑफ टोटल स्पेसीज, ठीक है। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया बेटा बीटा जैव विविधता। और बीटा जैव विविधता के अंतर्गत इन्होंने बताया कि प्रजातियों में कुछ क्या होती है बेटा? संरचनात्मक विविधता पाई जाती है, अर्थात उनकी बनावट में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है, रचना में विभिन्नता पाई जाती है। और इसी को इन्होंने बीटा जैव विविधता के अंतर्गत मापा था। अगली बात करेंगे, नेक्स्ट था बेटा गामा जैव विविधता। और गामा जैव विविधता के अंतर्गत इन्होंने प्रजातियों के मध्य जो संबंध होते हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, तो उसे इन्होंने रखा था बेटा गामा जैव विविधता के अंतर्गत। तो R.H. व्हिटेकर महोदय ने 3 प्रकार से क्या किया था? जैव विविधता का मापन किया था, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जैव विविधता का पहला पार्ट था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें, ठीक है बेटा। और घर पे रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।